so firstly, congratulations guys, 3 घंटे में more than 30,000 views on your song. काफ़ी अमेजिंग गाना है, काफ़ी लिरिक्स तो काफ़ी जिस तरह आप लोगों ने गाना गाया है और हमारे कलाकार जिस तरह से करते हैं कोई भी काम हो, अबाउट कृष्णा, डाकी, जितने भी किरदार आप करते हो, और आज इस बार तो पेंटिंग, शुरुआती पेंट ब्रश मुंह में था। तो आप लोग से जानना चाहूँगा, पहले तो जिसको भी ये सवाल पिक करना हो, किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं इस 3 घंटों में? रिस्पॉन्स हैज बीन रियली नाइस, बहुत अच्छा। एक्चुअली कल रात को ऑडियो रिलीज हो गया था, सो हमें भी थोड़ा टाइम बाद ही पता चला था, बट पीपल स्टार्टेड टेक्सटिंग अस बिफोर दैट यू नो द ऑडियो इज आउट एंड इट्स रियली नाइस। एक्चुअली ये गाना बनने से पहले ही सुमित भाई के जो भी फैंस हैं वो सब मुझे मैसेज करते थे कि प्लीज आप अपने कोई एक गाने में उनको जरूर लीजिए ऐसा। तो वो बहुत सारे मैसेज मेरे को आ रहे थे। तो फिर उसके बाद जब पता चला कि यार हम जो गाना कर रहे हैं उसमें ये बहुत फिट बैठते हैं उसमें, वो जिस टाइप का फील है उस गाने का, एकदम काम, एकदम एक सुंदर सा सॉन्ग जो है वो सिर्फ इनके ऊपर ही बैठ सकता था। तो ये गाना जो इनको देख के ही बनाया गया है, ये समझ लो। Thank you. And Sumit, firstly, belated happy birthday. Thank you, Now you're 26. Yeah. A great fan following. Your song is out. काफी amazing response मिल रहा है गाने के। मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन, काफी अमेजिंग कमेंट्स आए हैं। पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस 3 घंटों में किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिले सोशल मीडिया से पहले, क्या कहना चाहोगे? आई थिंक सो जब रिलीज हुआ तब मैं एक्चुअली आज सुबह 6 बजे मैं सोया, मैं ट्रैवल करके आज मुंबई पहुंचा, तो मैं जस्ट उठा था जब रिलीज हुआ, तो मुझे सडनली दोस्त का फ़ोन आया था कि अरे अच्छा लग रहा है, मम्मी का फ़ोन आया अच्छा लग रहा है, एंड सबको केमिस्ट्री अच्छी लगी, और लोग क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ऐसा कुछ कर रहा हूँ मैं, तो लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा था। गाना तो सब कुछ हो ही रहा था, विजुअल्स भी काफ़ी प्यारे हैं, सेटअप भी काफ़ी प्यारा है, तो सबको अच्छा लग रहा था। अभी उसके बाद पिछले 3 घंटे में फ़ोन तो चेक ही नहीं कर पाया मैं, अभी देखो मैं रखा। कोई ऐसी बात जो आप लोगों को काफ़ी इजी लगी हो, जैसे कलाकार कुछ एक्ट करते हैं, उसके पीछे वॉइस देना काम आपका होता है, बट इस तरह के कलाकार जब काम करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती है, और लिरिक्स आसान हो जाते हैं, और वो लिरिक्स इतने आसान हो जाते हैं जब बैठते हैं वो लिरिक्स, और जब एक्ट करते काफ़ी इजी हो जाती। कुछ ऐसी वाक्य अगर आप सुमित जी के बारे में बताना चाहोगे, या फिर उनके को स्टार सुमित जी के बारे में तो आप ही बता पाओगे क्योंकि आपने उस वॉइस दिया है, उनके को स्टार के बारे में आप ही, रिया जी के बारे में आप ही बता पाओगे। जब ये गाना शूट हो रहा था तो मैं वहीं था। हमने पहले इनको तो सोचा था कि हाँ ये उसमें दिखेंगे, कैसा क्या होगा ये नहीं पता था कि दिखेंगे कैसे, लेकिन हाँ ये उसमें है और वो सब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वो गाना शूट हो रहा था और सारी लिरिक्स, जब वो जो चीजें लिरिक्स जो कह रही है और वो सब सामने दिख रहा था तो बड़ा सुंदर लग रहा था। और सुमित भाई बड़ा बहुत ही इतने ज्यादा सुंदर लग रहा है कि मतलब मैं क्या बताऊँ, ये गाना ऑटोमेटिकली और बहुत ही अच्छा हो गया। जितना सूदिंग है ये गाना, वैसा ही वो सोबर जो इनका लुक है वो सब बहुत अच्छा मैच कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। और रिया भी बहुत ही सुंदर लग रही है उसमें, दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, तो गाना वैसे ही बहुत मैच कर रहा है लिरिक्स और इनके साथ। आप क्या कहना चाहोगे? रिया इज अ ग्रेट ह्यूमन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मेरे को थोड़े टाइम पहले ही पता चला कि दे ऑल्सो मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सेट। सो जब मुझे ये पता चला तो आई वाज लाइक नाउ आई एम अ बिट स्टार्टल्ड कि इतना अच्छा केमिस्ट्री कैसे पुल ऑफ किया इन्होंने वीडियो में, बिकॉज बहुत इट फेल्ट लाइक यू नो दे आर अ कपल इन रियल लाइफ. So it did in the video. Yeah. Because I was there on the set, so I was seeing it. Or it was surreal to meet her also because she's such a beautiful soul. And she sat with me for a few time. थोड़ी देर के लिए बैठे थे तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं. She's very simple, very humble. So it was great having both of you actually on the video. And it was a pleasure कि हम आप दोनों के गाने पे परफॉर्म कर पाए. The pleasure is all ours. Trust me. सुमित, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैंने ये सवाल पहले भी आपसे एक बार पूछा था कि हाउ डू यू मैनेज दिस, हाउ डू यू बैलेंस दिस थिंग्स. डाकी का किरदार मैंने अच्छे से देखा है, श्री कृष्णा का किरदार अच्छे से देखा है मैंने, एंड इस गाने में जिस तरह से पेंट ब्रश था आपके फेस मतलब मुंह में, और पूरे गाने में जिस तरह से आपकी आईज जो बोलती है, काफी अमेजिंग बोलती है, आपकी आंख बातें करती है. पहले तो हाउ डू यू मैनेज, किस तरह से आप रोल, क्या कुछ प्रिपरेशन करते हो? नहीं, आई थिंक सो लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू माय पीपल जो मेरे अपने हैं जिंदगी में.
मैं कभी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट खुद को होने नहीं देता और वो भी मुझे कभी होने नहीं देते। तो मैं पूरे दिल से काम कर पाता हूँ, बस यही एक रीज़न है। और साथ में लोगों की ब्लेसिंग्स और प्यार होता है ना, तो आप कर पाते हो। बिसाइड्स ये गाने की बात की जाए तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वही था, क्योंकि कोई स्टोरी एग्जैक्टली ऐसी है नहीं, विजुअल्स है और उसमें सिर्फ केमिस्ट्री दिखने वाली है, सिर्फ प्यार दिखने वाला है। और मैं पहली बार ही उसको मिला, वो भी पहली बार मुझे वहाँ पे मिली और हमने सोचा कि कैसे करेंगे। तो आज केमिस्ट्री के लिए लोग तारीफ कर रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या हो गया। तो अच्छा लग रहा है, लेकिन दैट हैपेंड बिकॉज दो एक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री जब भी बनती है तो इसलिए बनती है क्योंकि वो प्रोफेशनली फिट बैठते हैं, समझते हैं कि सामने वाला क्या काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। सामने वाला कभी गलत करता है तो हम बताते हैं, वो स्पोर्टिंगली लेते हैं, वाइस वर्सा। तो वो रिया के साथ बहुत अच्छा था। उसने भी मुझे बताया कि जहाँ पे मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा हूँ, कि मैं हो रहा था मुझे, क्योंकि नहीं है यार, मैं इतना आसानी से रोमांटिक नहीं बन सकता था, मुझे आदत, मेरे लिए वो चीज़ डिफिकल्ट एज एन एक्टर। तो वो कोशिश हमने की और रिया आई थिंक सो इज़ वेरी सपोर्टिव। उसी दिन मेरी उससे बात हुई, उसी दिन हम मिले। उसके बाद आज जाके हमारी बात हुई कि कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह इतना। तो बट वो काम कर पाना थोड़ा आसान इसलिए था क्योंकि मैं कंफर्टेबल फील किया मैंने भी उसके साथ, और शायद उसने भी किया ही होगा। ये था एज एन एक्टर क्या डिफिकल्ट, एज एन सिंगर ऑल्सो, एज एन एक्टर ऑल्सो, कि डिफिकल्ट हो जाता है जब भी इंडिपेंडेंट गाने आते हैं तो एक स्टोरी होती है, 5 मिनट का जो गाना रहता है उसमें पूरी स्टोरी होती है, बट इस गाने में खाली फीलिंग थी। तो एज एन एक्टर, एज एन सिंगर क्या डिफिकल्ट फेस हुआ, कुछ ऐसी बातें अगर बताना चाहो? क्या होता है कि आप को ना ये इसका जो रिजल्ट आता है वो तब आता है जब आप वो पोर्ट्रे कर पाते हो जो रिक्वायर्ड है। और रिक्वायर्ड ये था कि आप सामने वाले से बहुत प्यार करते हो, और जब किसी से बहुत प्यार करते हो ना तो आपकी आंखों में दिख जाता है। और आंखों में तब दिखता है जब यहाँ पे फील करते हो। और उसके लिए जिंदगी में कभी प्यार होना चाहिए। तो प्यार जब होता है तो एज एन एक्टर आपको सब रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है दिल में कि मुझे जो प्यार हुआ था तो मैं उसको ऐसे दिखता था। तो वो सब चीजें एनैक्ट करना, फील करना, एंड बहुत एक ही दिन में हमने पूरा शूट किया था, राइट। और थोड़ा डिफिकल्ट था कि हम वो चीज़ ला पाते, क्योंकि आप नए किसी इंसान से मिलते हो तो आप थोड़े कॉन्शियस होते हो, वो थोड़े कॉन्शियस होते हैं। बट ये भी थे और मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिले इनसे। तो वेरी हैप्पी एंड आई वाज सो हैप्पी लुकिंग एट देम कि अरे इनको इतना अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इतने खुश हैं और इतना अच्छा इन्होंने गाया है। मुझे अच्छा लगा। मुझे काफी टाइम पहले से बी लाइव से चल रही थी बात, करेंगे करेंगे करेंगे, बट दिस वाज द सॉन्ग जो ऐसे ना छू गया। चल कर यही सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि डिफिकल्ट हो जाता है जब भी इंडिपेंडेंट गाने में अगर कोई स्टोरी ना हो या फिर सिर्फ फीलिंग हो, एज अ सिंगर जब ये आता है, क्योंकि जब स्टोरी में हम गाना गाते हैं एक अलग ही वाइब्स आती है, पर उसी फीलिंग्स पे वाइब्स लाना कितना डिफिकल्ट हो जाता है एज अ सिंगर? डिफिकल्ट तो इस गाने के हिसाब से देखा जाए तो ये गाना एक्चुअली मैंने कंपोज किया है, कुणाल और मैंने इसको कंपोज किया है। तो जब ये गाना बन रहा था महेश भैया के घर पे ही सारे जो है पीसफुल उनकी एक प्लेस है, वहाँ पे बैठ के हम गाने कंपोज करते, तो वही ये गाना बन रहा था। उन्होंने मुझे सुनाया कि इस टाइप का एक गाना है यार, ये हुक लाइन है इसकी, और इसको बहुत ही फील से, जैसे इसका जो फील है ना वो बरकरार रहना चाहिए लेकिन कॉम्पोजिशन थोड़ी अलग। तो जब कंपोज कर रहे थे तभी हम उसके फील को पहचान लेते हैं कि ये किस टाइप से जा रहा है और किस टाइप का फील इसमें होना चाहिए, कैसा वॉइस में क्या चीजें होनी चाहिए जिससे ये जो हम चाह रहे हैं जैसा बनाना वैसा दिखे या सुनाई दे। तो वो डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन जब आप कंपोज कर रहे होते हो, जब एक सिंगर खुद जब कंपोज करता है तो उसको पता होता है कि इसका फील क्या होता है, इसका फील कैसा होना चाहिए। वैसे ही शंभवी साथ में थी तो हम बैठ के हारमोनियम पे प्रैक्टिस कर रहे थे उस गाने को, और वहीं पे सब फील जो है पता चल गया। और शेखर जी जो है लिरिसिस्ट जो है इस गाने के, शेखर अस्तित्व जी, वो भी वहीं थे। तो ये गाना ना इतना वो बताते जा रहे कि हाँ इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें वो लिख रहे हैं, लिरिक्स आ रही है और हम उसको कंपोज कर रहे हैं। ऐसा हो गया था गाना, और बहुत उसमें फील, एक्चुअली जो लिरिक्स बोल रही थी वही कंपोजिशन हो रहा था। तो बहुत ही सुंदर सा एक बन के आया और अच्छा लगा गाना गाने में, बहुत फील महसूस हो रहा था कि चल हम जो बनाए हैं वही फील हम गा पा रहे हैं उसको।
एक आखिरी सवाल सुमित जी आपसे पूछना चाहूंगा और उसके बाद आप दोनों के आवाज से दो लाइनें सुनना चाहूंगा। सुमित जी 2018 में एक शो आया था एंड 2022 चल रहा है, हाल ही में आपका बर्थडे भी गया, उसके बीच में एक ऐसी सीरीज आई थी एस्केप लाइफ, कृष्णा भगवान का किरदार हो या फिर डाकी का किरदार, और इस गाने में जिस तरह का प्यार मिलता है लोगों की तरफ से एंड जो वन लाइनर्स है, आज भी यूट्यूब हो गया या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया, इतना प्यार मिलता है, कितना ब्लेस्ड फील कर पाते हो? मैं बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ। और एक इंसान की फितरत होती है ना कि जितना मिले कम लगता है। yes. वो फितरत से मैं हमेशा फाइट करता हूँ, क्योंकि कई बार ना ज़िंदगी में आप जितना सोचते हो उससे कई ज़्यादा आपको भगवान दे चुके हैं, वो प्यार दे चुके हैं, लोगों से मिलता है, ओवरवेल्म हो जाता हूँ कई बार में और अच्छा लगता है। बट कई बार ग्रैटिट्यूड भी फील करना बहुत ज़रूरी है, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा। और कभी सोच के नहीं आया था मैंने कि कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि यहाँ पहुँचूँगा, ऐसा म्यूज़िक वीडियो करूँगा, लोग खुश होंगे कि सुमित को हम इस म्यूज़िक वीडियो में लेंगे, ऐसा कोई सोचेगा नहीं। नेवर थॉट अबाउट दिस। आई एम जस्ट लाइक ट्राइंग टू डू माई बिट। मुझे नहीं पता आगे क्या कैसा है लाइफ में, वी डोंट नो क्या है ज़िंदगी में आगे, बट देन आई जस्ट वांट टू गिव माई बेस्ट एंड डू माई बेस्ट। लाइक आई एम सो ग्लैड कि अपॉर्चुनिटी एस्केप लाइफ के रूप में मेरे लाइफ में आई एंड मैंने अपनी साइड से 100% दिया उसके लिए। आगे भी कोशिश करता रहूँगा, मैं आया ही हूँ काम करने के लिए यहाँ पे, तो करना चाहता हूँ दिल से जितना से। लास्टली 2 लाइनें आपके वॉइस में मैं सुनना चाहूँगा। बहुत अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे तो अभी भाई बोले कि मैं जब बहुत टाइम तक चुप हो जाता हूँ ना, मुझे बहुत तेजी से गाना आ जाता है। बहुत देर से गाना आता है यार, अच्छा हुआ आपने ये बोल दिया और मैं मेरी ऑडियंस के लिए लाइव तो करने का। तू ही तो है मेरे रातों की सुबह, रहती है सीने में तू सांसों की तरह, हाँ तू ही है मेरे जीने की वजह, रहती है सीने में तू सांसों की तरह, रहती है सीने में तू सांसों की तरह। Thank you so much guys, thank you so much guys, thank you everyone. Thank you. तू ही तो है मेरे होठों की सुबह, रहता है सीने में तू सांसों की तरह, हाँ तू ही है मेरे दर्द की शिफा, रहता है सीने में तू सांसों की तरह। बहुत बढ़िया, मैजिकल है। थैंक यू। क्या करते हैं ऐसा आवाज? क्या मुझे थोड़ा बताओ। Grace of God. थैंक यू सो मच गाइस। Thank you. Thank you. सर ट्रेलर मैंने देखा, काफ़ी खूबसूरत ट्रेलर है और जिस तरीके से पहले सीज़न को लोगों ने जो रिस्पांस दिया था वो काफ़ी अमेजिंग था। कैसे देखते हैं सर इस प्यार को जो फर्स्ट सीज़न को इस जिस अंदाज में लोगों ने दिया है वो काफ़ी अमेजिंग है और मुझे लगता नहीं है कि ऐसा किसी और गुजराती सीरीज़ को ऐसा प्यार मिला है। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ से जी बिल्कुल मैं आपकी बात के साथ सहमत हूँ कि जिस तरह से यमराज कॉलिंग सीज़न 1 को रिस्पांस मिला, इट वाज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। शायद ही किसी गुजराती सीरीज़ को या किसी को इस तरह का रिस्पांस मिला होगा और हमने ऑफ कोर्स बहुत मेहनत भी की है इसके लिए और कॉन्सेप्ट जो है बेसिक, अमर मेहता जो प्रोटैगनिस्ट है और उसकी फैमिली है और जो कॉन्सेप्ट है वो सीज़न का इतना पसंद आया कि इंडिया में ही नहीं पर अब्रॉड में भी काफ़ी कंट्रीज से मैसेजेस आए सोशल मीडिया पर, यहाँ वहाँ मेल्स आए और फ्रेंड्स रिलेटिव्स सबके हर जगह से रिस्पांस बढ़िया रहा और सेकंड सीज़न की डिमांड भी होने लगी, तो काफ़ी अच्छा लगता है। साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि सेकंड सीज़न अभी लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गए हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोगों के एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरें।
जैसे कि एक अलग कैरेक्टर आपका देखने मिला था सीजन 1 में, सीजन 2 में क्या कुछ एक्साइटिंग लोगों को देखने मिलने वाला है? कुछ विस्तार से ज़रा इसके बारे में बताइए। यमराज कॉलिंग सीज़न 1 का जो मेन कॉन्सेप्ट था, जिसके साथ मैं पर्सनली बहुत रिलेट करता हूँ, इतना ज़्यादा कि मुझे लगा ये मेरी ही कहानी है। मेरी कहानी इन लोगों को कैसे पता चली जब डायरेक्टर ने मुझे अप्रोच किया, राइटर्स ने वगैरह। सो कि हम लोग हमारी ज़िंदगी में इतने भागदौड़ करते हैं पैसे कमाने के लिए, यहाँ वहाँ वॉटेवर, हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। और रीज़न यही है कि हम फैमिली के लिए जो करते हैं, फैमिली के लिए, उनकी खुशी के लिए करते हैं। और पर कभी कभार हम ये भूल जाते हैं कि फैमिली को सिर्फ मटेरियलिस्टिक सुख नहीं चाहिए होता, उनको साथ भी चाहिए होता है, समय चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है। तो वो सब भी उनको देना होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक भी पैसे के बिना हासिल की जा सकती है। तो ये सारा जो है और इस तरह से अमर मेहता का रियलाइजेशन यमराज करवाते हैं। ये सीज़न 1 का कॉन्सेप्ट था जो बहुत ही लोगों को पसंद आया और मैंने खुद ने अपनी निजी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया। और अब फैमिली के साथ मैं थोड़ा ज़्यादा समय बिताता हूँ और उन पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और साथ साथ में ये यमराज कॉलिंग सीज़न 2 जो है उसको एक बार हम ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जीवन की छोटी छोटी पर इम्पोर्टेंट समस्याओं पर ध्यान दिया है जो किस तरह से टैकल की जाती हैं। और ऑब्वियसली ये सब एंटरटेनिंग वे में, बहुत मज़ेदार तरीके से, प्रीची वे में बिल्कुल ही नहीं, इस तरह से दर्शाने की कोशिश की। सर जैसा कि हम सभी जानते हैं आप एक्टर, डायरेक्टर और कॉमेडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी आप करते हैं। एक एक्टर के लिए सभी चीज़ें करना इम्पोर्टेंट होता है। सो कॉमेडी कितनी मुश्किल होती, क्योंकि कॉमेडी वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फाउंड वेरी टफ। कितनी मुश्किल होती है कॉमेडी करना? मैं मानता हूँ मैं एक वर्सेटाइल एक्टर हूँ। मैं अलग अलग किस्म के किरदार निभा सकता हूँ। पर लोगों ने मुझे ज़्यादा कॉमेडी रोल्स के लिए अप्रोच किया है और इसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। इनफैक्ट मुझे गर्व है क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, एक्टर्स होते हैं जो कॉमेडी भी कर पाते हैं। तो मैं उन्हीं में से एक हूँ जो बहुत कम है हमारे हिंदुस्तान में। और इसलिए मुझे इस पर ज़्यादा अप्रोच किया गया और वैसे कैरेक्टर्स मैंने ज़्यादा किए हैं। पर एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि मैंने सिर्फ कॉमेडी नहीं किए हैं, कुछ और भी किए हैं। या कॉमेडी के साथ साथ टू गिव यू एन एग्जांपल कि तारा सीरियल जो हुआ करता था, जो पहला डेली सोप था, तो उसमें मैंने पेठा का रोल किया था जो एक गे कैरेक्टर था। तो इतने सालों पहले एक गे कैरेक्टर का टेलीविज़न पर आना ही अपने आप में बहुत मॉडर्न कहलाता था। और वो कैरेक्टर ऑफ कोर्स वो हंसाता था लोगों को, पर साथ साथ में उसके निजी जीवन पर भी बहुत अंडरलाइन किया गया था कि किस तरह से उसके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, किस तरह से एक कट करना, सॉरी। अरे भाई आप लोग पीछे वो सब कर रहे हैं ना, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी, आपका इंटरेक्शन जो होता है ना मुझे बहुत, क्योंकि मेरा लुक वहाँ होता है ना, तो मेरा ध्यान बार बार, मैं आंसर भूल जाता हूँ, सवाल भूल जाता हूँ, है ना। तो आप लोग करो, बाहर जाके करो, क्योंकि मुझे थोड़ा डिस्टर्ब होता है बेटा। तारा नाम का एक सीरियल हुआ करता था जो फर्स्ट डेली सोप था। उसमें मेरा पेठा का किरदार था जो एक गे कैरेक्टर था। तो उसमें ऑफ कोर्स हंसी मजाक वाले सीन भी थे, पर उसको एक गे के को क्या कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो एक आदमी के प्यार में पड़ता है और फिर किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके क्या दुख होते हैं वगैरह, मतलब इसके इमोशनल सीन्स भी थे। फिर बाबू और बेबी का गट्टू की बात करूं तो उसमें जो मेरा किरदार था, गट्टू ने लोगों को बहुत हंसाया और बहुत मुझे ज़बरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला उस कैरेक्टर को लेकर। पर साथ साथ में गट्टू ने काफ़ी बार कई सीनों में लोगों को रुलाया भी था। तो गट्टू का जो पैथोस है उसको मैं कन्वे करने में काफ़ी हद तक सफल रहा, ऐसा मुझे लगता है। या मेरा पिछला जो एक सीरियल था भाकर बड़ी, उसमें अन्ना का कैरेक्टर निभाता था, एक महाराष्ट्रियन ओल्ड मैन। तो उसमें भी कॉमेडी तो करता ही था अन्ना, पर काफ़ी बार अपने बेटे को लेकर इमोशनल सीन्स भी हुआ करते थे जो लोगों ने काफ़ी सराहा है। तो इस तरह से, और थिएटर में मैंने अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स काफ़ी किए हैं, इमोशनल या
कभी सैडिस्ट विलन के रोल्स भी किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि मुझे टीवी में या वेब सीरीज़ में भी अलग अलग किस्म के रोल मिले। हालांकि अभी ये वेब सीरीज़ का ज़माना है और नाम निकला है, तो मैं ये कह दूँ कि अभी ये एक अच्छा दौर चला है जिसमें ख़ास करके हम एक्टर्स के लिए, तो जिसमें अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स करने का मौका मिलता है। तो अभी मैं कर रहा हूँ एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ कर रहा हूँ हंसल मेहता की, फिर एक डिज्नी हॉटस्टार की वेब सीरीज़ कर रहा हूँ भुवन बाम के साथ, अनुभव सिन्हा की एक एंथोलॉजी कर रहा हूँ, राजकुमार हिरानी की डंकी कर रहा हूँ। तो इस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, और सब में नेसेसरीली नहीं है कि मैं कॉमेडी ही कर रहा हूँ। मेरे अलग अलग किस्म के किरदार हैं, और मैंने काफ़ी मेहनत की। आई होप लोग पसंद करें। ये डंकी की बात करें सर, आपने बात छेड़ी दी है तो मैं पूछ ही लेता हूँ सर, क्या क्या कुछ एक्साइटिंग होने वाला है उसमें लोगों के लिए, आपको देखने के लिए क्या कुछ एक्साइटिंग होने वाला है? डंकी फिल्म के बारे में ज़्यादा कहना आई डोंट थिंक कि मुझे अलाउड है, और मैं कहना नहीं पसंद करूँगा। वो जो ऑफिशियली जब उस बारे में ज़्यादा मीडिया पर बातें सामने आएगी तो वही टाइम उचित रहेगा। मैं इतना सिर्फ कहूँगा कि मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, और बुडापेस्ट हंगेरी में काफ़ी दिन तक मैंने शूटिंग की, मुंबई में भी कुछ दिन शूटिंग की मेरे कैरेक्टर को लेकर, और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। और राजकुमार हिरानी जी के साथ काम करना मेरा एक सपना था, तो इट वाज लाइक ड्रीम कमिंग टू। ही इज़ अ फैबुलस डायरेक्टर, और ऑफ कोर्स साथ में शाहरुख खान, तापसी पन्नू बहुत ज़बरदस्त कलाकार हैं, तो उनके साथ भी काम करने का मौका मिला, और आई रियली एंजॉयड डूइंग दैट। यू नो सर, आजकल जो ज़माना चल रहा है OTT का, जो ज़माना चल रहा है, और आजकल काफ़ी लोग यूट्यूब पर भी अपने चैनल बनाकर अपने टैलेंट को पेश करते हैं, राइट? कैसे देखते हैं सर इस दौर को, जिस दौर में लोगों को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि सर मुझे काम दीजिए। इफ़ यू हैव टैलेंट तो आप यूट्यूब चैनल चालू कर लीजिए, वेरियस प्लेटफॉर्म्स आर देयर ऑन द इंटरनेट। कैसे देखते हैं सर इस दौर को? ये बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया पर लोग रील्स बनाते हैं या वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं, कोई अपने यूट्यूब चैनल्स खोलते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे अगर लोगों को पसंद आए तो पॉपुलैरिटी बढ़ती है, और फिर उनके व्यूअर्स के नंबर्स बढ़ते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं, और कमेंट्स बढ़ते हैं, और धीरे धीरे स्पॉन्सर्स भी जुड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे वो इतने बड़े हो जाते हैं कि बड़े बड़े लोगों के ध्यान में वो लोग आ जाते हैं, और उनको इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनली भी अपलोड किया जाता है, लोग पसंद करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। पर्सनली अगर मेरी बात कहूँ तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी हूँ, और मुझे शर्म आती है, पता नहीं क्या, आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग। तो मैंने कभी अपनी कोई एक छोटी फ़ोटो भी मेरे सोशल मीडिया पर कभी पोस्ट नहीं की, और ना ही कोई रील पोस्ट की। पता नहीं, शायद मैं नहीं कर पाता, पर जो करते हैं उनकी मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग। यू नो सर, कल हमारी बात राकेश रोशन जी से हुई थी, छोटा सा इंटरव्यू हुआ था हमारा एक इवेंट पर, तो उन्होंने कहा कि मैं क्रिश 4 की शूटिंग इसलिए स्क्रिप्ट रेडी है इसलिए नहीं शूटिंग कर रहा हूँ क्योंकि लोगों का टेस्ट बदल चुका है, लोग यू नो थिएटर्स में कम जा रहे हैं, पेंडेमिक पोस्ट पेंडेमिक थिएटर्स में कम जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है सर कि लोग थिएटर्स में कम जा रहे हैं ऐसा पोस्ट पेंडेमिक के बाद? जी हाँ, अगर हम फिगर्स को देखा जाए, और राकेश रोशन जी ने अगर ये बात कही है तो उन्होंने सोच समझ कर ही कही होगी। वो बहुत ही एक्सपीरियंस, इतने सीनियर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रहे हैं, कलाकार रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च वगैरह फिगर्स को ध्यान में रखकर ये बात कही होगी। और सरफेस लेवल पर अगर मेरा जो भी छोटा मोटा ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग सिनेमा हॉल में जाना कम हो चुके हैं, और लोग वेब सीरीज़ OTT प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा कंटेंट देख रहे हैं। पर ऑफ कोर्स साथ साथ में ये भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाते। जब अच्छी फिल्में बनती हैं बड़े पर्दे के लायक, तो लोग अच्छी खासी रकम खर्च करके भी मल्टीप्लेक्स में या सिंगल स्क्रीन में देखने जाते हैं और एंजॉय करते हैं, चाहे वो हिंदी मूवी हो या साउथ की मूवी हो या कोई इंग्लिश मूवी हो या फॉरेन लैंग्वेज की हो। यू नो सर,
पेंडेमिक के बाद, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, पेंडेमिक के बाद साउथ इंडस्ट्री ने काफ़ी टेक ओवर कर लिया है बॉलीवुड को। आपको ऐसा लगता है कि साउथ इंडस्ट्री हैज़ कम्प्लीटली टेकन बॉलीवुड? मुझे लगता है एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट होता है, और कला को कोई भाषा मायने नहीं रखती। साउथ में भी काफ़ी बार हिंदी फिल्में चली हैं, इंग्लिश फिल्में चली हैं, तो अगर कंटेंट मजबूत हो जो लोगों को पसंद आए, मासेस को और क्लासेस को, तो वो फिल्में चलेंगी, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो। तो आजकल की दौर में जो सही, जैसा कि आपने बोला कि लैंग्वेज कोई भी हो, राइट, पहले कैसे कि गुजराती फिल्में तो गुजराती फिल्में वो इंडिया में, पूरे इंडिया में रिलीज नहीं होती थी। इस दौर को कैसे देखते हैं सब, क्योंकि आजकल भोजपुरी फिल्में भी काफ़ी लैंग्वेजेस में वो रिलीज हो रही, साउथ की फिल्में भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है सर, इस पर आपका क्या कहना है? एग्जैक्टली, बहुत अच्छी चीज़ है। एग्जैक्टली कि लैंग्वेज आजकल मायने नहीं रखती, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो। और इसीलिए पहले जैसे कि आपने कहा कि गुजराती फिल्में सिर्फ गुजरात में ही रिलीज़ होती थी और लोग पसंद करते थे या रिजेक्ट करते थे, जो भी हो, लेकिन अभी ऑल ओवर इंडिया में गुजराती फिल्में रिलीज़ होती है, अब्रॉड में भी रिलीज़ होती हैं, और अगर अच्छी रहीं तो लोग पसंद भी करते हैं, और अलग अलग इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी जाती हैं। जैसे कि अभी इसी साल अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो छिल्लो शो नाम की गुजराती फिल्म ऑस्कर के लिए भेजी गई इंडिया की एंट्री के तौर पर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री पिछले 4-5 सालों से स्पेशली काफ़ी अच्छा काम करे, ऐसा मुझे लगता है। यमराज कॉलिंग 2 में या 1 में भी, 2 तो अभी आने वाली है, आपका कैरेक्टर जो है बहुत ही हंसमुख, बहुत ही प्यारा है, लेकिन सडनली एक सीन जैसे कि 2 में मैंने ट्रेलर में देखा, एक सीरियस सीन चालू हो जाता है, वो क्या है सर, कुछ पता है? यमराज कॉलिंग में मेरा कैरेक्टर कॉमेडी वाला नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर है फ्रॉम डे वन। हार्डली मैंने इसमें कॉमेडी की होगी, ऐसे हार्डली ऐसे कोई सीन्स होंगे या सीन का कोई पोर्शन होगा, हाँ, या सीन का कोई पोर्शन होगा जहाँ पर मैंने कॉमेडी की होगी। अदरवाइज़ बहुत ही सीरियस ये किरदार है, काफ़ी इमोशनल है और काफ़ी समझदार है।